नमस्कार आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ध्वनि। और ध्वनि से संबंधित कुल हिंदी व्याकरण के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला के साथ प्रस्तुत हूँ मैं। तो जो ध्वनि का पहला प्रश्न है वो ये है कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि को ये क्या सिर्फ केवल स्वर है या केवल व्यंजन या मुख से निकलने वाली ध्वनि? नहीं, उच्चारित ध्वनि अर्थात जो हम बोलते हैं, जिनका उच्चारण होता है, चाहे वो बोलने में हमारी जिह्वा पे जोड़ जाए या कंठ पे जोड़ जाए या नाक पे जोड़ जाए या होठों पे, लेकिन उच्चारण होता है सभी जगहों से। तो उच्चारित ध्वनि को ही ध्वनि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44 है। और हिंदी में स्वर कितने हैं? तो हिंदी में कुल स्वर 11 हैं। हिंदी में व्यंजन कुल कितने हैं? तो हिंदी में कुल व्यंजन 33 हैं। री कौन सा शब्द है, स्वर है? तो री ह्रस्व स्वर है। ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ आपका दीर्घ स्वर है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। नासिक के ध्वनियों में कौन सी आती हैं? नासिक के ध्वनियाँ अर्थात वो ध्वनियाँ जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है वो हमारी नासिका से होते हुए बाहर आती है। तो वो हैं अंगा, इया, अड़ा, न, म। इनको बोल कर देखिए। जब आप बोलेंगे तो जिन जोर है वो सीधा आपके नाक पर पड़ता है। तो इसीलिए इन ध्वनियों का नाम नासिक्य रखा गया है। अनुस्वार किसका प्रतीक है? अनुस्वार भी नासिक की ध्वनि है। जब हम बोलते हैं रंग रंग, तो देखिए जो र पे बिंदु लगा है उसका जो दबाव है वो नाक से आ रहा है। तो इसीलिए अनुस्वार ध्वनियों को भी नासिक की ध्वनि कहा गया है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर मात्राएं हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर मात्राएं 12 हैं। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है? तो स्वर और व्यंजन में अंतर ये होता है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। देखिए कभी भी स्वरों का विच्छेद नहीं होता है, लेकिन आप व्यंजन अक्षरों का विच्छेद करेंगे तो उसमें अ मिलता है। और अ आपका क्या है? अ को कहा जाता है कि यह एक ऐसा स्वर है जिसे बोला जाता है कि ये सभी में मिक्स हो जाता है, इसका मिश्रण रहता ही है। अनुस्वार का प्रयोग कब होता है? तो अनुस्वार का प्रयोग किसी व्यंजन से पहले होता है। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? पंचमाक्षर हम देखे हैं कि वर्णमाला में जो क से लेके अंग तक जाते हैं तो प्रत्येक लाइन में 5 वर्ण होते हैं। तो उन प्रत्येक वर्गों का जो 5वां अक्षर होता है वही आपका पंचमाक्षर है। हिंदी में कुल कितने स्वर वर्ग हैं? तो हिंदी में कुल 3 स्वर वर्ग हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हिंदी में अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो हिंदी में जो अर्ध स्वर हैं उनकी संख्या 4 है और वो है य, र, ला, व। अंग क्या कहलाता है? तो अंग अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग किसका सूचक है? तो विसर्ग सूचक है स्वास्थ्योसर्ग। हिंदी के नए वर्ण कौन से माने जाते हैं? तो हिंदी का जो नया वर्ण आया है वो है क, ग, क, ख, ग, ज और फ। और इनके नीचे जो बिंदु लगी है, ध्यान रखिए, उस बिंदु को कहा जाता है नुक्ता। तो जब ये नुक्ता लग जाता है तो इनको अलग तरीके से ही पढ़ा जाता है। घोष ध्वनि किसे कहते हैं? तो घोष ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन होता है वो घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। अघोष ध्वनि किसे कहते हैं? तो वो ध्वनियाँ जिनमें स्वर तंतु न कांपे तो वो अघोष ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कितने स्पर्श व्यंजन हैं? तो हिंदी में कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। श, ख और स किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जब ये वो अक्षर बोलने से पहले बोला जाए तो उसके साथ एक ऊष्मा निकले। ऊष्मा यानी कि आग सी महसूस हो, गर्मी सी महसूस हो। तो आप बोल कर देखिए, श, ख और स जब बोलते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती प्रतीत होती है, इसलिए इन व्यंजनों का नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो संयुक्ताक्षर 2 व्यंजन को मिलाकर जब एक अक्षर का निर्माण होता है तो उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। बलाघात का संबंध किससे है? तो बलाघात का संबंध उच्चारण के बल से है।
जब हम किसी अक्षर को या किसी शब्द को बोलते हैं और उसके उच्चारण में जो बल लगता है उसी को बलाघात कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि अर्थात जोड़ना, संधि अर्थात मित्रता। जैसे कि पुराने ज़माने में राजाओं लोग एक दूसरे से संधि किया करते थे कुछ शर्तों के अनुसार, तो इसी तरह से संधि का भी सामान्य अर्थ हुआ जोड़ना अर्थात मित्रता, और इसमें भी जो नियम हैं वही तो आपकी मित्रता की शर्तें हैं। स्वर संधि में कौन सी संधि आती है? तो स्वर संधि में गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये सभी इसके भेद उपभेद हैं, अर्थात इसका उत्तर होगा कि उपयुक्त सभी। व्यंजन संधि का उदाहरण है तत् धन त्व तत्व, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्योंकि देखिए बी ऑप्शन में भी उ आया है यानी स्वर आया है, सी में भी ई आया है और डी में भी आ आया है, तो इसमें स्वर आ गया है, तो ये स्वर संधि की ओर जाएगा। लेकिन ऊपर वाले में स्वर नहीं आया है तो ये व्यंजन संधि की ओर जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है रामः धन उपासना, रामोपासना। किसी भी शब्द के साथ जब दो डॉट जुड़ जाता है यानी कि विसर्ग का चिन्ह जुड़ जाता है तो विसर्ग संधि कहलाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि बी, सी और डी ऑप्शन में आप सब जैसा कि देख रहे हैं कि इन शब्दों के साथ दो बिंदु नहीं जुड़ा हुआ है यानी विसर्ग की चिन्ह नहीं लगे हैं, तो ये विसर्ग संधि की ओर नहीं जाएंगे। अय का उच्चारण कहाँ से होता है? तो अय का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है, अर्थात जब हम अ बोलते हैं तो उसका जो दबाव महसूस करेंगे तो जो हमारा वर्णों का प्रयोगशाला है अर्थात गले से लेके ऊपर सिर तक, तो वही कंठ की ओर दबाव महसूस करेंगे। जब हम अ बोलते हैं तो सीधा कंठ पे दबाव आता है, तो इसलिए इसको कंठ का उच्चारण स्थान माना जाता है। ई का उच्चारण कहाँ से होता है? तो आप ई बोल कर देखिए तो ये आप पर तालू पर दबाव डालता है, तो ई का उच्चारण तालू हुआ। ओ का उच्चारण कहाँ से होता है? जब हम ओ बोलते हैं तो कंठ पे तो जाता ही है जोर, लेकिन हमारे ओंठ मुड़ते हैं तो इसलिए ये कंठोस्थ पर है। प का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो प का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ड का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ड का मूर्धा से होता है। ड बोलते वक्त हमारी जीभें मुड़ती हैं तो इसलिए इसको मूर्धा बोला जाता है। हिंदी में कितनी प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, स्वर और व्यंजन। अल्प प्राण ध्वनि किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम श्वास निकलता है वो अल्प प्राण ध्वनि कहलाती है। हिंदी ध्वनि विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो हिंदी ध्वनि विज्ञान की भाषा विज्ञान शाखा से संबंधित है। इसी